नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले तीसरे वनडे मैच की। तीसरे वनडे मैच को लेकर दोनों टीमें तैयार हैं। अब भारत जहां सीरीज अपने नाम कर चुका है, तो ऐसे में वेस्टइंडीज के सामने अपना सम्मान बचाने की चुनौती होगी, तो भारत अब क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, कल के मैच में 11 फरवरी को होने वाले मैच में सबसे बड़ी चुनौती तो वेस्टइंडीज के सामने होगी अपना सम्मान बचाने की, और भारत भी चाहेगा कि क्लीन स्वीप कर लें। या आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्टइंडीज के सामने एक बड़ी चुनौती है। कम से कम वो एक कॉन्सोलेशन विक्ट्री की उम्मीद कर रहा होगा, ताकि एक जीत के साथ वो T20 सीरीज के अंदर जाए, ताकि उनके खिलाड़ियों का जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और T20 जो कि उनका फेवरेट फॉर्मेट है वेस्टइंडीज की टीम का, वहां पर उनके खिलाड़ी बढ़े हुए मनोबल के साथ अच्छा प्रदर्शन करें। वहीं दूसरी तरफ जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, तो भारतीय टीम निश्चित तौर पर चाहेगी कि वो बिल्कुल वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करे वनडे सीरीज में और तीनों मैच जीत कर जो है वो T20 सीरीज में जाए, ताकि भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही टीम, हालांकि ये औपचारिक मैच जैसा है कि इस मैच के परिणाम से कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, बहुत क्या कोई असर नहीं पड़ने वाला है सीरीज पर। बावजूद इसके इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही टीम अपना पूरा दमखम लगाने वाली है, ताकि इसका फायदा उनको आने वाली T20 सीरीज में मिले। तो इस लिहाज से हम देखें तो दोनों ही टीम चाहेगी कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन करे, टीम कॉम्बिनेशन को देखे और ये सोचे कि हाँ उसे क्या करना है ताकि आगे जाकर उसे इसका फायदा मिले। बिल्कुल, ऐसे में भारत जब क्लीन स्वीप करने की ओर बढ़ेगा और सीरीज तो अपने नाम कर ही चुका है, तो ऐसे में हो सकता है टीम में कुछ बदलाव भी दिखे। या निश्चित तौर पे, और रोहित शर्मा ने श्रृंखला शुरू होने से पहले ही कहा था कि चूंकि अभी हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, अगले साल वनडे का विश्व कप है, तो हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम मैच के परिणाम के आधार पर जो है अपने फैसले नहीं बदलेंगे। हमारा जो एक्सपेरिमेंट का क्रम है वो चलता रहेगा। अगर हम कुछ एक मैच हार भी जाते हैं तो अब भी जो है हम वो एक्सपेरिमेंट जारी रखेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, नए फॉर्मेट के साथ जाएंगे, रणनीति बदलेंगे। और ये आपने देखा होगा कि जब दूसरा वनडे खेल रहे थे, अभी ये तीसरा वनडे कल होगा और आप उम्मीद रखिए कि कल तीसरी जोड़ी जो है वो सलामी जोड़ी जो है भारतीय टीम की, वो आपको मिलने वाली है देखने को। पहले मैच में जहां ईशान किशन ने ओपनिंग की थी, दूसरे मैच में ऋषभ पंत ने ओपनिंग की रोहित शर्मा के साथ, और कल शिखर धवन की वापसी लगभग तय मान लीजिए। शिखर धवन कोविड-19 से उबर चुके हैं और टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि रोहित अपने पुराने पार्टनर शिखर धवन के साथ कल पारी की शुरुआत करें। तो एक्सपेरिमेंट होगा और एक्सपेरिमेंट हर फील्ड में होगा। आप जबकि श्रृंखला जीत चुके हैं तो निश्चित तौर पर आप चाहेंगे कि उन खिलाड़ियों को मौका दें जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला है। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि किसे ऊपर नीचे किया जा सके, जैसे पिछले मैच में ऋषभ पंत से ओपनिंग करवाकर बिल्कुल सबको चौंका दिया था। हालांकि वो फैसला सफल नहीं रहा था, ऋषभ पंत सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन बावजूद इसके एक्सपेरिमेंट होगा। तो अब कल देखना है कि किन खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया जो है वो उतरती है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि विराट कोहली को विश्राम दिया जाए। सीनियर खिलाड़ी हैं, लगातार खेल रहे हैं। अगर सिर्फ एक हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच को छोड़ दें तो बाकी लगभग सारे मैच में विराट कोहली खेलते हुए दिखे, तो यहाँ पर भी खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि अब श्रृंखला जीतने के बाद कल उन्हें विश्राम दिया जाए। अब श्रेयस अय्यर भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। धवन की वापसी तय मानी जा रही है, तो धवन जब ओपन में आएंगे तो निश्चित तौर पे ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में जाएंगे। तो वो किसकी जगह पे जाएंगे, अगर ये देखना होगा कि धवन किसकी जगह पे टीम बनाते हैं। क्या विराट कोहली को आराम दिया जाता है या दीपक हुड्डा को बाहर किया जाता है? दीपक हुड्डा को अभी और मौके की जरूरत है। वो नए खिलाड़ी हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में आना जरूरी है, क्योंकि एक छठे गेंदबाज के रूप में आपने देखा होगा कि पिछले मैच में उनसे गेंदबाजी कराई गई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मैच में गेंदबाजी कराएं और फिर उसे बिठा दें, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आ जाएगा, वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि दीपक हुड्डा को बिठाना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर विराट कोहली खेलते हैं और शिखर धवन की वापसी होती है
तो किसी ना एक खिलाड़ी को आपको बिठाना पड़ेगा। तो क्या वो खिलाड़ी दीपक हुड्डा होंगे या केएल राहुल से विकेट कीपिंग करवाकर आप ऋषभ पंत को विश्राम देना चाहेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो आवेश खान इंतजार कर रहे हैं, इंदौर के खिलाड़ी, तेज गेंदबाज, अच्छा पेस है, बाउंस है उनके पास अच्छा, तो वो भी चाहेंगे कि हाँ उन्हें एक मौका मिले और रोहित भी चाहेंगे कि उन्हें भी परखा जाए। आप जानते हैं कि तेज गेंदबाजों की फिटनेस की एक समस्या होती है, तो आपके लिए उसके पास बैकअप प्लान जो है वो तैयार होना चाहिए। तो उस लिहाज से आप एक रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो खिलाड़ी परखे जाएं और उनको इसके लिए क्या करना होगा, आपको उनको मौके देने होंगे। तो आवेश खान को मौका दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आवेश खान को किसकी जगह पर मौका दिया जा सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा पूरी तरह लय में है, नए खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को विश्राम देने का कोई मतलब नहीं है। पिछले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने अविश्वसनीय बॉलिंग की थी और खुद कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा था कि इंडियन सॉइल पे उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किसी तेज गेंदबाज का देखा नहीं था, अद्वितीय प्रदर्शन था। तो मुझे लगता है कि उनके लय को बरकरार रखना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए। कृष्णा प्रसिद्ध हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें लगातार आप खिलाते रहें। वहीं तो अब आवेश खान आते हैं तो मोहम्मद सिराज को जगह खाली करनी पड़ सकती है। अगर हम दूसरी ओर उनकी देखें, जगह ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली को आराम देकर ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम सामने आ रहा है। यह नाम सामने आ रहा है क्योंकि अब कयास लगाने का दौर शुरू हो चुका है। और वैसे ऋतुराज गायकवाड़ एक ओपनर हैं और विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हैं, तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी कराना चाहेगी टीम? मुझे लगता है शायद इसका जवाब ना में है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि उनसे पहले मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है। और श्रेयस अय्यर चूंकि लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, तो इस स्थिति में उनसे कुछ ओवर्स डलवाकर दीपक हुड्डा को बाहर किया जा सकता है। पिछले मैच से पहले सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था कि वो भी अपने जो एक जेंटल बॉलिंग करते हैं, वो छठे बॉलर के रूप में उस जगह को भरना चाहते हैं। तो ये हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा, मुझे थोड़ा सा संदेह लग रहा है। लेकिन ये हमें जो है तीसरे वनडे में मैच शुरू होने से पहले टॉस के वक्त ही पता चलेगा कि हाँ क्या ऋतुराज गायकवाड़ टीम में हैं या नहीं। वैसे मेरा जहां तक अनुमान है उदय, मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को शायद अवसर न मिले। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वेस्टइंडीज 2-2 मैच हार चुका है। ऐसे में उनकी तरफ से भी कोई नई रणनीति तैयार की जाएगी क्या? उनकी तरफ से भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा क्या? या हो सकता है वो भी अपने रिजर्व खिलाड़ियों को आजमाएं। कैमर रोच जो कि उनके सीनियर खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने इस वनडे सीरीज में वापसी की थी, तो अब उन्हें विश्राम दिया जाए और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम के लिए जो असली समस्या है वो उनकी बल्लेबाजी है और वो चाहेंगे कि जो उनके स्थापित बल्लेबाज हैं उनको ही अवसर दिया जाए ताकि वो लय हासिल कर सकें और वो T20 में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस लिहाज से हम देखें तो साई होप किंग जो है ये ओपन करेंगे। किंग से बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। निकोलस पूरन जो है नंबर 3 पे खेलेंगे, ये भी तय है। ब्रेवो 4 पे होंगे, 5 पे ब्रुक्स होंगे। पोलार्ड वापसी करते हैं कि नहीं ये देखना है, अगर वो खेलते हैं तो वो 6 पे होंगे। इसके बाद 7 पे आपको होल्डर मिलेंगे। चूंकि वेस्टइंडीज हर हाल में कल का मैच जीतना चाहेगी, क्योंकि उसके लिए सम्मान की ही बात नहीं है, उनके लिए एक कॉन्सोलेशन विक्ट्री की ही बात नहीं है। वो टीम चाहेगी कि वो जीत के साथ T20 सीरीज की ओर कदम बढ़ाए ताकि उसका फायदा उन्हें वहां मिले। बिल्कुल, इसके साथ अगर पिच की बात की जाए तो वहां की पिच के बारे में इतना तो प्रूफ हो चुका है कि वो बॉलर्स के लिए सुटेबल पिच है। तो फिर से उम्मीद की जाए कि एक बड़ा स्कोर तो देखने को मिलने के आसार कम है, लेकिन हाँ गेंदबाजों को जरूर अपनी कला दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। और एक बड़ा ही दिलचस्प बात हम ऑब्जर्व करेंगे उदय कि पहले मैच और दूसरे मैच में ड्यू कम पड़ा है, जबकि भारतीय टीम बाद में गेंदबाजी कर रही थी और इसका फायदा भारतीय टीम को मिला है। जब पहले मैच में वेस्टइंडीज की टीम जो है बाद में गेंदबाजी कर रही थी तो उनके कप्तान ने खुद कहा था कि जो बहुत गीला हो गया था गेंद और फिर उसके साथ गेंदबाजी करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहीं दूसरे मैच में वो ड्यू फैक्टर नहीं आया। खुद कई खिलाड़ी और इन लोगों ने भी कहा कि वो सरप्राइज थे कि ड्यू फैक्टर प्ले में क्यों नहीं आया, वो ड्यू उस तरह से नहीं पड़ा। तो कल
कैसा मौसम रहता है, ड्यू कितना पड़ता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और पिच में आप जानते हैं कि गेंदबाजों के लिए मदद है। कल एक दिलचस्प वाकया, ये प्रसिद्ध कृष्णा ने भी ये इस बात को कहा है कि विकेट में परचेस था, तो विकेट में अगर परचेस था तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल है, गेंदबाजों के लिए सहूलियत है। इसके अलावा लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज देखना होगा उदय, कि गेंदबाज कहां पर टप्पा डालते हैं। गेंद का टप्पा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गेंद अगर सही लाइन लेंथ के साथ आप फेंकते हैं, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद को अगर डालते हैं, तो बल्लेबाजों को दिक्कत होगी। आपको बाउंसर का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना है। स्लोअर डिलीवरी आज के क्रिकेट की आम बात हो गई है। नकल बॉल आप देखते हैं, तो ये सारी चीजें जो है गेंदबाजों के अस्त्र के रूप में है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी चुनौती है। लेकिन चुनौती ही तो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। तो बल्लेबाजों के लिए ये एक चुनौती है कि इस पिच पर जहां की स्कोर कम आ रहे हैं, वो बड़े स्कोर लगाएं, चौके छक्के लगाएं। लोग ये देखना चाहते हैं, टीवी पर मैच देख रहे हैं, सारे लोग चाहते हैं कि बड़ा स्कोर बने, उसका रोमांच अलग होता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि बल्लेबाज टिक कर खेलें। परेशानी ये आ रही है उदय कि हम देख रहे हैं कि लगातार अंतराल पर विकेट गिरते जा रहे हैं, चाहे वो भारत की हम बात कर लें, चाहे हम वेस्ट इंडीज की बात कर लें। और जब भी अगर आपका विकेट गिरता है, तो क्रिकेट में हम कहते हैं कि रन को रोकने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप विकेट ले लें। विकेट लेते ही जो है सामने वाली टीम वो दबाव में आ जाती है और वो सारा ध्यान जो है विकेट बचाने में दे जाती है और रन रेट अपने आप गिर जाता है। और यही हो रहा है इस पूरी सीरीज के दौरान। गेंदबाज जो है वो हावी रह रहे हैं और वो विकेट निकालते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो विकेट निकाल रहे हैं, बल्लेबाजों पर प्रेशर बन रहा है, दबाव बन रहा है, और उसकी वजह से जितने रन बनने चाहिए उतने रन बन नहीं रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन अगर देखा जाए तो विराट कोहली ने जिस तरह से कैप्टनशिप छोड़ी थी, उम्मीद की जा रही थी कि बल्लेबाजी में अब वो कमाल दिखाएंगे, लेकिन जो उनके फैंस हैं, एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी, वो थोड़े निराश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, रोहित अगर रन न बनाए तो न सिर्फ उनके फैंस बल्कि जो उनके फैंस नहीं भी हैं, जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं पूरी दुनिया में हम बता दें, वो चाहते हैं कि विराट को रन बनाते देखें। काफी समय से ये देखने को नहीं मिला है, विराट अपनी लय में नहीं देख रहे हैं। आपको याद होगा दूसरे मैच से पहले जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये सारी चीजें जो है दिमाग में प्ले हो रही हैं, और इसके अलावा विराट को दो चीजों से बचना होगा। अक्सर जो है दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी हमने देखा था कि गेंदबाजों ने उन्हें शॉर्ट डिलीवरी से परेशान किया था लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, और टेस्ट मैचेस में आउटसाइड दी ऑफ स्टिक 5वें 6ठे स्टंप पर गेंद को रखकर उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कवर ड्राइव उनका पसंदीदा शॉट है, वो वहां पर स्ट्रोक लेने जाते हैं। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो आपके पास लाइसेंस होता है स्ट्रोक खेलने का, तो आप जाते हैं वहां स्ट्रोक खेलने के लिए, और गेंद वहां अगर थोड़ी सी भी हरकत कर जाती है, अगर वो थोड़ी भी बाहर की ओर निकलती है, तो आप रुकते नहीं हैं, आपका बल्ला आगे चला जाता है, गेंद किनारे में लगता है और आप विकेट के पीछे लपके जाते हैं, चाहे वो विकेट कीपर हो या स्लिप फील्डर हो। तो विराट कोहली की ये दो कमजोरी पर विपक्षियों ने काम किया है और अच्छे से काम किया है, और इन्हीं दोनों पर उन्हें पकड़ रहे हैं। विराट कोहली को इस चीज को समझना होगा कि पारी की शुरुआत में कम से कम 30-40 रन तक वो आउटसाइड द ऑफ स्टिक जो भी गेंदें आ रही हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में, और जो बाउंसर्स उन पर उपयोग किए जा रहे हैं, उसको अच्छे के साथ डील करें, बाउंसर्स को डक करें, जाने दें, छोड़ दें, ताकि जब एक बार वो सेटल हो जाएंगे तो फिर वो उस बाउंसर्स को सीमा रेखा के पार पहुंचा देंगे। लेकिन सेटल होने की जरूरत है। इसी तरह से आउटसाइड दी ऑफ स्टिक जो उन्हें गेंद फेंकी जा रही है, वहां पर शुरुआती लम्हों में, खास करके पारी के शुरुआत में जो है स्ट्रोक न खेलते हुए वो सिंगल डबल की ही कोशिश करें कि हाँ शॉर्ट सिंगल लें या छोड़ दें, क्योंकि विराट के पास ये अपार एबिलिटी है कि वो कभी भी जो है तेजी से रन जुटा सकते हैं। तो रन गति जो है उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर वो रन ए बॉल नहीं भी चल रहे हैं, रन से पीछे भी चल रहे, गेंद से पीछे भी चल रहे हैं, तब भी जब एक बार वो सेटल हो जाएंगे तो कब वो गेंदों को पार कर जाएंगे, और उनकी एक बड़ी बड़ी जो पारी होती है वो टीम इंडिया को एक अच्छा स्कोर दिलाती है, एक अच्छा टारगेट बना कर देती है विपक्षी टीम के लिए। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि क्रिकेट लवर्स को एक बार फिर से एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, और प्लेइंग 11 में भारतीय टीम में बदलाव भी दिखना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय टीम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। एक बदलाव तो बिल्कुल ही तय है कि शिखर धवन कल खेलने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। विराट कोहली अगर विश्राम करते हैं
तब उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। और नहीं तो अगर सिर्फ शिखर धवन आते हैं तो कौन बैठेगा ये देखना होगा। विराट कोहली आराम करते हैं या दीपक हुड्डा को बैठाया जाता है, ये देखना होगा। क्योंकि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव लय में हैं और टीम नहीं चाहेगी कि उनकी लय को तोड़ा जाए। आने वाला टी20 सीरीज जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है उसमें भी सूर्य कुमार यादव की जो उपयोगिता है वो बहुत होगी। तो मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव को विश्राम दिया जाएगा। अच्छी लय में है सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में जो है लगातार छठी बार, जो वो पहले 6 वनडे जो खेले सब में 30+ का उनका योगदान रहा है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव के प्लेइंग 11 में खेलने पर किसी को कोई संदेह होना चाहिए। शिखर धवन खेलेंगे, अब वो कोहली विश्राम लेते हैं उनकी जगह पे खेलेंगे या फिर वो दीपक हुड्डा की जगह पर खेलेंगे, ये देखना होगा। इसके अलावा गेंदबाजी में भी परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। सिराज की जगह पे आप आवेश खान को देख सकते हैं और शार्दुल ठाकुर की जगह पे दीपक चाहर को मौका मिलेगा, ऐसी संभावना है। अब इसके बाद ये देखना है कि क्या कुलचा खेलेंगे, लेकिन ये भी देखना होगा कि हो सकता है कुलदीप तो अंदर आए वाशिंगटन सुंदर की जगह पे, और ये भी हो सकता है कि चहल बाहर हो जाए, आप कुलचा न देख पाए कल भी और उनकी जगह पे रवि बिश्नोई को मौका दिया जाए। रवि बिश्नोई एक उभरते हुए स्पिनर हैं और उनमें भी असीम क्षमता जो है वो लोग देख रहे हैं, काफी प्रतिभा है, लोग उनसे भी काफी उम्मीद बांध रहे हैं। तो जो खिलाड़ी रिजर्व बेंच को स्ट्रांग करने का ये एक मौका होता है, तो ये तो तय मानिए कि कल भारतीय टीम में कुछ परिवर्तन तो आपको देखने मिलेंगे। कुछ चौंकाने वाले परिवर्तन होंगे, बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन हो सकता है, गेंदबाजी के ऑर्डर में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। हो सकता है दीपक चाहर आपको पारी की शुरुआत में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे क्योंकि वो एक स्विंग बॉलर हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये तय है कि कुछ प्रयोग तो होंगे। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है इस तीसरे और अंतिम वनडे मैच में। और राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीसरे वनडे मैच का भी इंतजार क्रिकेट लवर्स को है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय टीम में तब्दीली देखने को मिलेगी। वहीं वेस्टइंडीज के सामने चुनौती यह होगी कि वो अपना सम्मान बचाए, कम से कम तीसरा और अंतिम वनडे मैच जीतकर। वहीं अब भारत की रणनीति क्या कुछ होती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि एक दिलचस्प मैच जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे स्पोर्ट्स बाइस्कोप में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।